में यह है कि आप लोग हम वो तब प्रेफर करते हैं जब हमने जो है वो स्टडी के लिए जाना, लाइक अंडर ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी या अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आइलेट्स से रिलेटेड ही बनाऊंगी, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं और वो यही चाहते हैं कि मतलब किसी तरह यहाँ से बंदा निकल जाए। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और जहाँ पे आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन मोस्टली अगर आप जो है वो स्टडी के लिए जा रहे हैं या फिर कोई फॉर एग्जांपल वर्क एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आइलेट्स रिक्वायर होता है। और आइलेट्स के अलावा भी बहुत से लैंग्वेज टेस्ट हैं जो रिक्वायर होते हैं, लेकिन द मोस्ट जो अवेलेबल है, जो मतलब हर कोई प्रेफर करता है, वो आइलेट्स ही है। तो हम जो है सबसे पहले आइलेट्स का सेल्फ इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि मतलब एक्चुअली में है क्या चीज़ और ये किस तरह से होता है और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं और टेस्ट दे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एब्रीविएशन देख लेते हैं। वैसे मैंने कभी इसकी एब्रीविएशन प्रेफर नहीं की, हालांकि एक दो दफ़ा मैंने पढ़ा भी है, लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो जाता है। वो जैसे सीएसएस हम करते हैं, हम कहते हैं हम सीएसएस की तैयारी करें से, और जब कोई हमसे सीएसएस का भाई एब्रीविएशन पूछ लेता है तो एकदम से बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या था जो हम सोच रहे हैं वही है या नहीं। तो उसी लिहाज से जो है इसका भी एब्रीविएशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज। देखा, फंस गई। तो आइलेट्स का एब्रीविएशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, मोर देन 30 ईयर से जो है ये एक्चुअल में एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के तौर पे जो है वर्कआउट कर रहा है, यानी बहुत ही पुराना। आइलेट्स जो है वो जैसे अभी के बहुत सारे हैं, पीटीई भी है और टॉफल भी है और बहुत सारे लैंग्वेज टेस्ट हैं, लेकिन उसके प्रेफरेंस पे जो है वो आइलेट्स लोग ज़्यादा जो है वो करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि यूके, कनाडा, यूएसए, अमेरिका और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप चले जाएं और आइलेट्स को जो है वो प्रेफर किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम ऑनर की बात करते हैं कि आइलेट्स हम किन किन वेबसाइट या किस के थ्रू दे सकते हैं, तो पहले जो है आई थिंक इसमें सिर्फ ब्रिटिश काउंसिल ही थी, और अभी जो है इसमें कैम्ब्रिज जो है वो भी मतलब उसके थ्रू भी आप टेस्ट दे सकते हैं। और इसके अलावा आईडीपी एक वेबसाइट है, उसके थ्रू भी जो है, क्योंकि यानी एक ब्रिटिश इंग्लिश, कैम्ब्रिज एंड थर्ड वन इज आईडीपी। ये 3 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आइलेट्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और उन्हीं के थ्रू टेस्ट बुक करके टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसके अलावा बात कर लेते हैं कि आइलेट्स टेस्ट में एक्चुअल में टेस्ट में है क्या चीज़ें, किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह का टेस्ट है। और हाँ, उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, मैं कोरियन लैंग्वेज भी सीख रही थी, तो ना मैंने कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो मतलब सिंपल डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं वो मैंने सीखे हैं, तो वीडियो के एंड पे मैं आपको वो भी सिखाऊंगी, तो आप लोग भी सीख लो, इट्स ओके। अच्छा, तो आइलेट्स में मोस्टली जो है वो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक एकेडमिक और दूसरा जनरल। ठीक है, जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक आइलेट्स भी होता है। अब आइलेट्स एकेडमिक में यह है कि आप लोग हम वो तब प्रेफर करते हैं जब हमने जो है वो स्टडी के लिए जाना, लाइक अंडर ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी या किसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए। अगर हमने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हम जो है एकेडमिक आइलेट्स को प्रेफर करते हैं, फॉर एग्जांपल। और उसके अलावा अगर हम किसी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर हमें वर्क वीज़ा चाहिए, तो इसके लिए हम प्रेफर करते हैं जनरल आइलेट्स। ठीक है, और इसके अलावा यूएसए जो है उन्होंने एक और टेस्ट जो है वो अप्रूव किया है,
ठीक है, जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने यूएसए यानी अमेरिका की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना होता है, या फिर हमने जो है अपने पार्टनर के लिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, या फिर वहाँ पे हम रह रहे हैं और हमें अपना वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। तो और उसका नाम है सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यानी सेल्ट, SELT। तो ये एक्चुअल में लाइफ स्किल लैंग्वेज टेस्ट के तौर पे जो है वो वहाँ पे प्रेफर किया जाता है, और ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमने वहाँ की सिटीजनशिप लेनी हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। तो फिर आईएलटीएस तो हम तब करेंगे जब हमने यहाँ से जाना है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड, कहीं भी। लेकिन अगर हमें जो है वो यूएसए की सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए ये सेल्फ का टेस्ट है वो भी जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जनरल और एकेडमिक टेस्ट में डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जनरल एकेडमिक टेस्ट का लिसनिंग और जो स्पीकिंग का पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस आता है राइटिंग और रीडिंग में, ठीक है। तो यही इसमें जस्ट डिफरेंस है, इसलिए हमें जो है वो एकेडमिक तभी करना चाहिए जब हमें जो है वो स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, और जनरल हमें तब करना चाहिए जब हमें वर्क परमिट वगैरह चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि एक्चुअल में आईएलटीएस के टेस्ट मतलब बुकिंग टेस्ट कैसे कैसे हम बुक कर सकते हैं और कैसे हम जो है वो टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। आप टेस्ट जो है ऑनलाइन भी दे सकते हैं, आप जो है इन पर्सन भी दे सकते हैं, और इन पर्सन में आप कंप्यूटर बेस्ड भी दे सकते हैं और आप पेपर बेस्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो जिस वेबसाइट के थ्रू आपने टेस्ट देना है आप उस वेबसाइट पे चले जाएं। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश काउंसिल पे चले जाएं, कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे चले जाएं, या फिर आईडीपी की वेबसाइट पे चले जाएं। वहां पे बुक टेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कंट्री साइड मांगेगा, आपको अपनी कंट्री की लोकेशन देनी है। कंट्री की लोकेशन की बेस के ऊपर वो आपको उन सिटीज की लोकेशन देगा जहां पे आईएलटीएस टेस्ट के सेंटर्स हैं, ठीक है। तो आपने देख लेना आपके नियरेस्ट सिटी कौन सा है। नियरेस्ट सिटी जब आप चेक करेंगे तो वहां पे सेंटर्स की लोकेशन आएंगी, ठीक है। अब फिर अब वहां पे ऑनलाइन और इन पर्सन का भी ऑप्शन आ रहा होगा। इट्स अप टू यू कि आप इन पर्सन अप्लाई कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप वहां पे सेलेक्ट कर लेंगे, और जब आप लोकेशन चेक करेंगे अपने सिटी की, तो वहां पे टेस्ट की डेट्स मोस्टली वो खुद प्रेफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम समटाइम हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों का टेस्ट लेना होता है, तो वो प्रेफरेंस होती है कि उनके पास एक स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक डेट्स, तो आप उनमें से कुछ जो है सेलेक्ट कर सकते। अच्छा, अगर हम ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड और इन पर्सन की बात करते हैं तो इनमें डिफरेंस ये आता है कि जब आप रिज़ल्ट बेस आता है कि भाई रिज़ल्ट डिफरेंस आ जाता है कि रिज़ल्ट कितने दिनों तक आपको जो है मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में 6 to 8 डेज़ लगते हैं टेस्ट के रिज़ल्ट को आने में, ठीक है। यानी मैक्सिमम 6 to 8 डेज़ में हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। और अगर हम इन पर्सन कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें जो है वो 6 to 8 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। और अगर इन पर्सन पेपर की बात करते हैं तो मैक्सिमम 13 डेज़ के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलता है। यानी अगर हम मिनिमम रिज़ल्ट टाइमिंग की बात करते हैं तो हमें इन पर्सन कंप्यूटर बेस में ज़्यादा जल्दी टेस्ट मिल जाता है, सॉरी रिज़ल्ट मिल जाता है। उसके बाद अगर हम फ़ीस सबमिशन की बात करते हैं तो फ़ीस सबमिशन के लिए सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करनी है वेबसाइट कि आपने किस के थ्रू जो है वो आपका टेस्ट देना है। ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू, या कैम्ब्रिज के थ्रू, या फिर आईडीपी के थ्रू। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, बुक टेस्ट का सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, तो आपको जो है वो सारा सीक्वेंस आ जाएगा। कंट्री के बाद सिटी के बाद आपको टेस्ट की डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद फ़ीस सबमिशन का ऑप्शन आएगा। अब फ़ीस सबमिशन जो है या तो आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजिट हो जाती हैं, ठीक है। और अगर आप पेपर बेस करना चाह रहे हो तो फिर आप एमसीबी बैंक के थ्रू जो है वो इसको सबमिट करवा सकते हैं, और स्लिप को जो है वो जो एक्चुअल लोकेशन है उसकी उस पर जो है पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद जो है आप अगर उसके अलावा बात करें तो क्रेडिट कार्ड्स हैं आजकल सबके पास होते हैं, सबके बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो उन क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी जो है आप फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और फ़ीस जो है इसकी मैक्सिमम 55,000 है। पिछले साल चेक की थी तो मैंने इट्स 40 या 44 समथिंग थी, और इस साल 10,000 बढ़ गई है, तो 55,000 इसकी एक्चुअल में फ़ीस है, ठीक है। ओके, तो फाइनली अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि हम किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ से हमें जो है सोर्सेज मिल जाते हैं। तो वैसे तो हम सबसे पहले हम वेबसाइट की बात कर लेते हैं। इसकी तैयारी के लिए आप जो आपके पास बहुत सारे ऐप्स भी हैं, कोर्सेज़ भी हो रहे हैं, सोशल ऐप्स भी हैं, कोर्सेज़ भी हैं, और उसके अलावा वेबिनार्स होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ होती हैं, और बहुत सारे आर्टिकल्स और बुक्स भी हैं सॉरी आइलेट्स के रिलेटेड। आप जैसे चाहें आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सोशल ऐप्स की बात कर लेते हैं, तो जो वेबसाइट जिनके थ्रू हम टेस्ट देते हैं उन्हीं के ऊपर जो है आपको फ्री के कोर्सेज़ या फ्री का डाटा या फ्री के सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, टेस्ट सैंपल मिल जाते हैं, जिनको आप फिल करते रहते हैं और आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वही यूज़ कर लें। ब्रिटिश काउंसिल की ऐप जो है वो आपको जो है वो गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाती है, कंप्यूटर बेस की भी और इन पर्सन की भी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने टेस्ट के सैंपल दिए हुए होते हैं। तो आप उसको जब फिल करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स भी हैं, आइलेट्स की बुक्स भी हैं। और अगर हम 2014 की बात करें तो आई थिंक अगर आप 2012 से लेके 14 तक की बुक्स को जो है प्रेफर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, रीडिंग के लिए आप अगर ज़्यादा प्रेफर करें तो आपको चाहिए कि बुक्स रीडिंग करें, यानी इंग्लिश की, जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स नहीं, जो हमने सबक पढ़े हुए होते हैं वो वाली नहीं, एक्चुअल में नॉवेल्स हो गए या फिर कोई फिक्शनल चीज़, या फिर जो एक सीक्वेंस स्टोरी दे रहा हो आपको, जिसमें आपको सेंटेंस मेकिंग का आइडिया हो, जिसमें आपको पता है कि कहाँ पे बात को जो है वो चेंज किया गया, कहाँ पे बात उसकी टोन चेंज हुई है, कहाँ पे जो है वो वर्ब चेंज हुआ है, यानी वोकैबुलरी आपकी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग की या लिसनिंग की बात करते हैं तो आप प्रेफर करेंगे इंग्लिश मूवीज़ जो है वो आप देखा करें सबटाइटल्स के साथ, या किसी भी तरह आपको इंग्लिश सुननी है, बोलनी है और देखनी है, लिखनी है। वो बहुत सारे फ्री वेबिनार्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो है वो टेस्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डायरेक्टली, जो सीनियर्स होते हैं और जिनको एक्चुअल में नॉलेज होती है इससे रिलेटेड, ठीक है। और यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिए भी होते हैं और बहुत सारे सैम्पल टेस्ट की वीडियोस होती हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे भी जाके जो है वो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली मेरे लिए जो अवेलेबल थी, मैंने तो जो सोशल ऐप्स हैं इनकी, जो ब्रिटिश काउंसिल की ऐप है वो, और एक दो ऐप मेरे पास और भी हैं, उनकी जो है वो मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दूँगी मेरे माइंड में, और वहाँ पे जाके आप जो है उनको सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा डाटा मिल जाएगा सैम्पल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए और इसकी प्रैक्टिस के लिए भी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं टेस्ट की, कि एक्चुअल में टेस्ट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन लिसनिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं, कि ऑफ़ कोर्स हमें मोस्टली लोग ऑनलाइन ही देना चाहते हैं, और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस में ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो अगर हम लिसनिंग की बात करते हैं, लिसनिंग में हमारे पास मोस्टली जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 30 मिनट का होता है। तो एक्स्ट्रा टाइम हम ऑफ कोर्स 10 मिनट्स का ले सकते हैं, और 40 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक ऑडियो फाइल दी जाती है, आपको उसको गौर से सुनना होता है। लिसनिंग टेस्ट है तो ऑफ कोर्स सुनना होगा, तो उसको गौर से सुनना होता है, और फिर वो आपको जो है मल्टीपल चॉइस देते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दे देते हैं, या किसी फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली कहीं एक टूर पे गई है और वहाँ की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपने ली है, तो आपको वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है कि उस अगली बंदी जो बोल रही है, जो इन्फॉर्मेशन दे रही है और जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उनमें क्या कन्वर्जेशन हुई हुई है, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है।
ठीक। अच्छा, उसके अलावा बात आती है रीडिंग की। रीडिंग के जो है वो 3 सेक्शंस होते हैं रीडिंग के, ठीक है? रीडिंग में आपने जो है सबसे पहले तो ये करना है कि 1 घंटा होता है हमारे पास, 1 घंटे में हमने उसको रीडिंग हमें ग्राफ्स दिए जाते हैं, पैराग्राफ्स, ठीक है? पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। अब वो पैराग्राफ्स लंबे होते हैं, मतलब मैक्सिमम 6 से 7, 8 से 9, 11-12 तक होते हैं, मैंने भी पढ़े हुए हैं। तो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं आपको, ठीक है? 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस में अलग-अलग आपको जो है पैराग्राफ्स दिए जाएँगे, ठीक है? फिर सम टाइम होता है कि आपको उन पैराग्राफ्स को पढ़ के जो है एक्चुअल में हेडिंग्स दी हुई होती हैं, उन हेडिंग्स को उन पैराग्राफ के साथ मैच करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ नंबर 1 है और नीचे बहुत सारी हेडिंग्स दी हुई हैं उन्होंने अपने पास से, तो आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है और आपने ये देखना है कि कौन सी ऐसी हेडिंग है जो उस पैराग्राफ को सही सूट कर रही है, ठीक है? और फिर मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ मिसिंग है, या फिर आपने अलग से उनकी सारी मल्टीपल चॉइस या फिर ऐसी वर्ड्स दिए हुए हैं जो उसमें आके जो है वो सूट करेगा, और आपने उसको जो है सेट करना है कि हाँ भी ये वर्ड यहाँ पे मैच करता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। और इसी तरह आपको जो है वो ये पूरा रीडिंग का जो सेक्शन है वो फिल करना है। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है राइटिंग की। तो राइटिंग में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अलग आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइटिंग में सबसे पहले वो आपको एक मैप दे देते हैं किसी भी जगह का, ठीक है? और आपको पॉइंट आउट कर देते हैं कि आपने इस जगह के बारे में जो है वो हमें गाइडलाइन देनी है, ठीक है? या फिर उसके अलावा कोई भी डायग्राम दी जाती है और डायग्राम को जो है आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है? और उस पूरे डायग्राम के ऊपर जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हमने उसको जो है वो राइट आउट करना है। और ग्राफ्स की फॉर्म में भी हमारे पास डाटा आता है रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए। तो हमने उन ग्राफ्स को जो है, जैसे हम मैथ्स में या स्टार्ट में इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि भाई ग्राफ में ये चीज़ है और इतनी परसेंटेज है और इतना ये परपेंडिकुलर, ये सारी चीज़ें, तो वो हमने उसको लिखना होता है। मैक्सिमम 150 टू 250 वर्ड्स का हमारे पास जो है वो होता है कि भाई हम इतने। लास्ट हमारे पास है एक्चुअल में स्पीकिंग का। तो स्पीकिंग का पार्ट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है। यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि भाई हम कितने क पानी में, और हम कितनी, मतलब हमने अभी तक जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, तो हमारी कितनी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग है, और वो बहुत हमारी गंदी है, क्योंकि हमारी स्पीकिंग ही तो अच्छी नहीं है। अगर हमारी स्पीकिंग अच्छी होती तो हमें पता होना था कि रीडिंग और राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। मेन पार्ट तो ये स्पीकिंग का ही आता है, लेकिन हम अपने इंटरनेशनल लैंग्वेज को प्रेफ़रेंस नहीं देते ज़रा भी। हम कहते हैं भाई उर्दू पंजाबी ठीक है। तो स्पीकिंग के पार्ट में हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 11 टू 15 मिनट्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आगे जो टेस्ट टेकर है वो कितना टाइम लेता है, ठीक है? इसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं, 3 सेक्शंस। आप समझ लें कि 11 टू 15 मिनट्स का वो आपको टाइम देता है। डिफरेंट को सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है? आपको अपने बारे में चीज़ें बतानी हैं, जो भी आपकी स्टडी है, आपको जो पसंद है, जो आपका फ्यूचर गोल है। इन शॉर्ट समरी में आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। बाद हमारे पास आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एक्चुअल में टेक्स्ट एग्ज़ामिनर जो होता है वो आपको एक टॉपिक देगा, उसके ऊपर आपको जो है वो डिस्कशन करनी है, जितने टाइम के लिए वो आपको गाइड करेगा, ठीक है? मैक्सिमम 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 6-7 मिनट, वो उस पर डिपेंड करता है। अब वो टॉपिक कोई भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया है और उसके अंदर आपने कोई अपनी हॉबी बता दी है, या कोई आपको मज़े की चीज़ खाने की पसंद है, आपने वो बता दी है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप घूमना चाहते हैं या फिर गए हैं तो आपने उसके बारे में बता दिया, तो वो उसके बारे में भी टॉपिक दे सकता है, और या फिर कोई भी वो अपने पास से टॉपिक दे सकता है। तो आपने उसके मेन आ जाता है लास्ट वन, द लॉन्गर डिस्कशन पार्ट। इसमें आपने जो उसने टॉपिक दिया है या फिर जो प्रीवियस डिस्कशन टॉपिक है,
सम टाइम वो उसी में से आपको जो है वो एक्सटेंड कर देता है कि आप इसको थोड़ा और एलाबोरेट करें, या फिर आप उसी टॉपिक में से आप उसमें से कोई एक बात पिक कर लेता है और वो कहता है कि इस पर डिस्कशन करें, और ये लास्ट पार्ट होता है और इसकी डिस्कशन टाइम थोड़ा लंबा होता है। फॉर एग्जांपल अगर पिछला 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का था, तो आप मैक्सिमम ये रखें कि आप 8 से 10 मिनट तक इसकी डिस्कशन को लेके जाएं। ठीक है, ये मुश्किल भी है और लेकिन मज़े का भी है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। और मेन पॉइंट एट द एंड मैं ये एक बताऊंगी, आइलेट्स टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान और एंड पे और टेस्ट देने के दरमियान एक चीज़ याद रखें कि ये एक सिंपल इंग्लिश टेस्ट नहीं है। तो जिसकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हाई है उनको भी इसकी तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये मत सोचेंगे भाई मेरी तो इंग्लिश बड़ी अच्छी है और आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है। तो काइंडली टेस्ट अप्लाई करने से पहले तैयारी रखें और उसके बाद, ताकि आपको बाद में कोई रिग्रेट ना रहे। ठीक है, क्योंकि 55,000 लगेगा उसके बाद अगर आपके 5 से 6 बैंड है और आपको तब रियलाइज़ हो कि नहीं यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि आप पहले उसकी तैयारी रखें। ओके, तो एट द एंड मैंने आपको गाइड किया था कि भाई मैंने कोरिया के कुछ कुछ लैंग्वेजेस सीखी हैं, क्योंकि मैं कोरियन लैंग्वेज सीखना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं 1-2 क्लासेस भी ले रही हूँ, और उसके अलावा मैं जो है वो जो कोरियन मूवीज़ और ड्रामास होते हैं वो देखती हूँ, तो उससे मैंने कुछ वर्ड्स, डेली के जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो मैंने सीखे हैं। तो अच्छा, मैंने जो है वो कोरियन में ऐसा जितने कोई लैंग और इतनी जल्दी लैंग्वेज सीखी भी नहीं जाती यार, है ये बहुत ईजीएस्ट लैंग्वेज, लेकिन मोस्टली ये रिलेट करती है उर्दू के साथ ही। हम जो टिपिकल उर्दू के वर्ड्स बोलते हैं, सम टाइम वही वर्ड्स जो हैं वो इनकी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो मैंने बस 2 से 3 वर्ड्स अभी तक सीखे हैं, मतलब काफ़ी सीखे हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की भी यहाँ पे बात आ जाती है। तो प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ से इन वर्ड में 2 से 3 तरह की होती है। ठीक है, लाइक कैजुअल भी होती है, और जब हम नॉर्मली फॉर्मल बात कर रहे होते हैं उसमें अलग से आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो जब हम जो है इसमें हाँ हेलो की बात करते हैं, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात आती है, तो ऑफकोर्स कैसे सलाम करना है, कैसे हेलो करना है। तो हेलो की प्रोनाउंसिएशन है अनियन हासेओ। और समटाइम अगर आप बहुत कैजुअल हैं या किसी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उसको साथ कहेंगे अन्यंग। मतलब ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप कैजुअली जो है वो बोल सकते हैं हेलो के लिए। तो थैंक यू को कहते हैं 감사합니다। और दूसरा एक और वर्ड है गुमावो। गुमावो गुमावो हम तब यूज़ करते थे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ इस तरह से, जब हम उनको थैंक यू कहते हैं। वैसे तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को थैंक यू कहते हैं लेकिन अगर गलती से कहते हैं तो हम उनको गुमावो कह सकते हैं, गुमावो। और उसके अलावा अगर हम नो की बात करते हैं तो कोरियन में नो को कहते हैं अनयन, अनयन। और यस को कहते हैं ये बस। लेकिन अगर स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं ना, तो वो लोगों के प्रोनाउंस पे हमें दे के समझ आता है। और बाय को कहते हैं छैगियो। देखो कितनी अच्छी बोल लेती हूँ और वाई को कहते हैं वे। हाँ, जो मोस्टली प्रेफर्ड वर्ड हम सीखते हैं ना अदर लैंग्वेजेस में, वो यही होता है आई लव यू वाला। तो कोरिया में आई लव यू को कहते हैं सारंगे, सारंगे बहुत मज़े की लैंग्वेज है, लिटरली में बहुत मुश्किल भी है लेकिन बड़ी मज़े की लैंग्वेज है। मैंने बहुत सारे वर्ड्स अपने माइंड में सेट किए हैं ना, लेकिन यह है कि हमें थोड़ा प्रोनाउंस करने में उनको जो है वो इश्यू होता है। तो उनकी, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी अच्छी होती है, और हम जब नए नए कोरियन बनते हैं या कोरियन सीखते हैं तो फिर हमें टाइम लगता है उसी तरह की प्रैक्टिस करने में, और एक्चुअल वर्ड्स को हम कहाँ पे जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं और कहाँ पे जो हमें उनको प्रॉपर यूज़ करना है वो फिर हमें बाद में आता है। खैर चलो, अभी जो वर्ड्स वैसे मैंने सीखे हैं ना, अपनी प्रोनाउंसिएशन तो मेरी इतनी क्लियर नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिप्स कुछ ऐड करूँगी कोरियन ड्रामास के, तो वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कहाँ एक्चुअल में वर्ड्स का क्या प्रोनाउंसिएशन था, क्योंकि मैंने तो थोड़े आगे पीछे गलत बोल दिए।
तो बाकी जो है उसके अलावा आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आइलेट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बाकी की जो वेबसाइट्स हैं वो उनके लिंक्स और नाम वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोरियन लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं आप मुझे, क्योंकि मैं आजकल बड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। आई होप कि बस यही कहना था। थैंक यू सो मच। 감사합니다। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। छाया गया